के अंदर अपन चल रहे हैं और आज अपन मारवाड़ वंश पूरा करने वाले हैं। मारवाड़ वंश के अंदर मुख्य मुख्य शासक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए हैं, जैसे कि राव सिंहा से लगाकर अपन ने शुरुआत की थी और उसके बाद में मालदेव और चंद्रसेन तक की अपन कहानी पूरी पढ़ चुके हैं। तो जो आरबीएससी के अंदर है, जो आरबीएससी के अंदर नहीं है, वह भी चीज मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। जैसे कि आज की इस क्लास के अंदर यदि अपन देखेंगे तो जो आरबीएससी के अंदर आपके दे रखा है वो दे रखा है मोटा राजा उदय सिंह, ठीक है, मोटा राजा उदय सिंह जो चंद्रसेन के बाद शासक बने। उसके बाद में आपके दे रखे हैं जसवंत सिंह, जसवंत सिंह प्रथम, जसवंत सिंह प्रथम। तो आरबीएससी की क्लास 10 की किताब में सिर्फ ये दे रखे हैं, लेकिन अपन जसवंत सिंह जी के अलावा जो बाद में शासक बने जैसे कि अजीत सिंह जी मेन मुख्य शासक है जहां से प्रश्न बनते हैं, अभय सिंह जी से प्रश्न बनते हैं, जसवंत सिंह द्वितीय से प्रश्न बनते हैं, तो वो सारी चीजें भी जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोगों को, अपन उनको कवर करेंगे और उनको भी साथ साथ में पढ़ेंगे। तो आज अपन पढ़ते हैं, पहले मोटा राजा उदय सिंह से शुरू करते हैं। उदय सिंह के बाद में जो आपको बताऊं कि सूर सिंह भी शासक बनते हैं, दल थम्मन शासक बनते हैं, उनके बाद में जसवंत सिंह शासक बनते हैं। तो अपन एक सीक्वेंस में चल रहे हैं ताकि पूर्णता के साथ में अपन बढ़े। आज मारवाड़ का इतिहास जो है समाप्त हो जाएगा और सोमवार से फिर अपन वही आरबीएससी की किताब में से कछवा वंश आगे दे रखा है वो पढ़ेंगे। कछवा वंश की भी 3-4 क्लासें आएगी क्योंकि वो भी व्यवस्थित तरीके से पढ़ना है। उसके बाद में जैसे जैसे आगे किताब बढ़ेगी वैसे चलते चले जाएंगे, ठीक है। देखिए भाई, अब मालदेव और चंद्रसेन वाली अपन ने कहानी पढ़ी। चंद्रसेन जो है मुगलों से संघर्ष करते हैं और जंगलों में भटकते हैं। मारवाड़ का प्रताप, मारवाड़ का अग्रगामी शासक इन्हें कहा गया। विश्वेश्वर नाथ रेहू और राम सिंह सोलंकी ने इन्हें ये उपमा दी। तो वो जो है जंगलों में भटकते हैं और आपको पता है नागौर दरबार के अंदर जब 1570 में नागौर दरबार लगा था तो वहां पे चंद्रसेन के भाई राम सिंह और उदय सिंह भी मौजूद थे और चंद्रसेन भी गए थे कि यदि अकबर उनको जो है जो जोधपुर उनका वापस दे दे तो ठीक है, लेकिन उन्होंने देखा कि उनका तो रुझान अपने भाइयों की तरफ ज्यादा था तो फिर वो वहां से निकल गए थे। बाद में चंद्रसेन के बाद जो है फिर ये मोटा राजा उदय सिंह को यहाँ से शासक बनाया जाता है, जिन्होंने मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे। ये ध्यान रखना है अपने को। देखो, मोटा राजा उदय सिंह का जो टाइम पीरियड है वो है 1583 से 1559, क्योंकि बीच में आप लोगों को पता है कि खालसा रहा था, कुछ समय तक खालसा रहा था। कि ये देखो 1581 से 1583 के बीच मारवाड़ खालसा रहा था। खालसा का मतलब क्या होता है? सीधे केंद्र के अधीन, यानी कि रेवेन्यू टैक्सेस जितने भी बनते हैं वो राज्य के पास नहीं आके सीधा सेंट्रल में जाता है, सीधा केंद्र के अधीन रहता है, उसको कहा जाता है खालसा। तो ये खालसा वाला टाइम पीरियड जो है वो कई बार पूछा गया है, एग्जामिनर पूछता है इसको, ध्यान रखना। 1581 से 1583 तक ये खालसा रहा था। इसके बाद में 1583 को उदय सिंह को शासक बना दिया था। तो 1583 ईस्वी में उदय सिंह को जोधपुर का शासक नियुक्त किया गया और ये राव चंद्रसेन के भाई थे। अब देखो ये वैवाहिक संबंध करते हैं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनता ही बनता है। तो ध्यान रखना 1587 में, अब ये सन यहाँ पे ध्यान रखना है क्योंकि नॉर्मली अपन स्टडी करते हैं तब ये 1587 सन नहीं पढ़ते अपन। तो हो सकता है आगे जो पैटर्न चल रहा है, जो आपके कथन कारण वाला, जो आपके सुमेलन वाला पैटर्न चल रहा है, तो उसमें ये दे सकते हैं कि इन्होंने वैवाहिक संबंध कब स्थापित किए। तो 1587 में अपनी पुत्री जोधाबाई, अब देखो जोधाबाई जहां भी आता है तो ध्यान रखना जोधाबाई खूब है मारवाड़ के और मतलब राजस्थान के इतिहास में जोधाबाई खूब हुई। जोधाबाई अक्सर राजा की बड़ी पुत्री को कहा जाता था, इसलिए जोधाबाई कई जगह नाम मिलेगा। अब आप कहानी पढ़ते हो जोधा अकबर, तो वहां पे वो जोधाबाई है, उनका एक्चुअल नाम हरकाबाई है, जो अपन कछवा वंश के अंदर पढ़ेंगे भी, है ना। कछवा वंश के अंदर ये चीज पढ़ने वाले भी है, वहां पे वो चीज अलग तरीके से अपने को पढ़नी है। यहाँ पे ये जो जोधाबाई है इनका वास्तविक नाम था जगत गुसाई। इनका वास्तविक नाम क्या था? जगत गुसाई। इनका विवाह मुगल बादशाह जहांगीर से किया गया। किससे किया? जहांगीर से किया, ठीक है। और ये मानबाई भी कहलाई, ये मानबाई भी कहलाई, ये यहाँ की मानबाई मारवाड़ की। एक मानबाई कछवा शासक की, कछवा वंश की थी, जो जयपुर की मानबाई भी थी, उनका विवाह भी इससे हुआ है। अब एक मानबाई से खुर्रम पैदा होता है और एक से खुसरो पैदा होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। और खुर्रम को जिसने जन्म दिया वो ये मानबाई थी। तो यही चीज आपको कंफ्यूज करती है और यहीं पे ध्यान देना है। देखो शाहजहां, खुर्रम के नाम से कौन जाना गया? शाहजहां जाना गया, जो इसी जोधाबाई का पुत्र था, इसी जोधाबाई का था। खुसरो जयपुर वाली मानबाई का पुत्र था। खुसरो क्या ध्यान रखोगे? खुसरो किसका पुत्र था? खुसरो मानबाई जयपुर, इनका पुत्र था खुसरो। तो खुसरो वैसे मुगलों के अंदर देखो तो सबसे सुंदर राजकुमार जो हुआ है ना वो खुसरो हुआ है। और खुसरो को बाद में इसकी ही मां ने
जो है मार दिया था, ऐसी परिस्थिति बन गई थी। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि खुसरो मानभाई जयपुर का इनका पुत्र था। अब देखो यहाँ पे इस विवाह के अवसर पर अकबर ने उदय सिंह को 1000 का मनसबदार बना दिया, और ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, यहां से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। मोटा राजा उदय सिंह से मोटे मोटे प्रश्न भाई साहब ये बनते हैं आप लोगों के, और जो अकॉर्डिंग टू आरबीएसई है। अब ले एक बार स्क्रीनशॉट फटाफट। ठीक है, अब देखो आपके आरबीएसई में दे रखा है सीधा ही सीधा महाराजा जसवंत सिंह, लेकिन महाराजा जसवंत सिंह से पहले सूर सिंह भी शासक रहे हैं, दलथम्बन रहे हैं। ठीक है, दलथम्बन यानी कि गज सिंह, इनका नाम क्या था, गज सिंह। और उनके बाद में जसवंत सिंह शासक बनते हैं। तो इनसे ज्यादा मतलब सूर सिंह से और इनसे दलथम्बन से ज्यादा प्रश्न बनते नहीं है, इसलिए आप जसवंत सिंह सीधा पढ़ेंगे तो भी आप लोगों के लिए, क्योंकि यहीं से प्रश्न ज्यादा बनते हैं, जसवंत सिंह से बनते हैं, अजीत सिंह से बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1626 में बुरहानपुर में इनका जन्म होता है। जन्म कहाँ होता है, बुरहानपुर के अंदर। अच्छा ये ध्यान रखना कि जो शासकों का टाइम पीरियड दे रखा होता है ये उनका शासन काल होता है, ये जन्म से मृत्यु नहीं है, ये शासन काल है। क्योंकि देखो जन्म तो 1626 को हुआ है, लेकिन यहाँ 1638 है, यानी कि राज्याभिषेक 1638 के अंदर हुआ है। अब इस समय ये कितने वर्ष के थे, लगभग 11-12 वर्ष के थे, लगभग कितने 11-12 वर्ष के ही थे जब इनका राज्याभिषेक हो गया। तो पिता गज सिंह की मृत्यु के बाद शाहजहां ने उन्हें आगरा बुला दिया। उस समय शाहजहां शासक बन गया था, और गज सिंह यानी कि ये दलथम्बन है ना, ये इन गज सिंह जी की उपाधि थी। ठीक है, दलथम्बन इनकी उपाधि थी। तो इनकी गज सिंह जी की मृत्यु के बाद में ये क्या करते हैं, इन्हें आगरा बुला देते हैं, और वहीं उन्हें टीका दिया गया, और राजा के खिताब के साथ 4000 जात और सवार का मनसब प्रदान कर दिया गया। यानी कि एक तरीके से आप ध्यान रख सकते हो कि इनका राज्याभिषेक जो है वो कहां हुआ, वो हो गया है आगरा के अंदर, जब शाहजहां ने इन्हें बुला दिया है। सारे प्रश्न जो है इस तरीके से बनते हैं आपके। फिर देखो संरक्षक किसे बनाया, राज्याभिषेक के समय उनकी आयु केवल 11 वर्ष थी। देखो यहां से कैलकुलेट भी कर सकते हो, तो था नहीं लागी के 12 हो रही है, लेकिन 11 और समथिंग की ही तो वाह है। इसलिए अशोक ठाकुर राज सिंह कुंपावत को जोधपुर का मंत्री नियुक्त किया गया। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो आपके आरबीएसई से हूबहू प्रश्न उठाया जाएगा देखना, मतलब ऐसे ही प्रश्न बनते हैं आरबीएसई के अंदर, आपके खजाना है पूरा का पूरा। आरबीएसई की किताबें जो है ना, जो खासकर 9th और 10th की, जो अभी स्कूलों में इन्होंने बंद करने का नियम निकाला है, लेकिन स्कूलों में बंद करने का मतलब ये तो हुआ नहीं कि परीक्षा में सवाल बनने बंद हो जाएंगे। अब बताइए, ये सवाल आपके सिलेबस के अंदर पूरे टॉपिक है, और ये सवाल परीक्षा में ऐसे कैसे बनने हैं। क्या भाई जब जसवंत सिंह जी को वहां राज्याभिषेक किया तब यहाँ का जो है संरक्षक किसे बनाया गया, तो कितना शानदार सवाल है कि अशोक ठाकुर राज सिंह कुंपावत को जोधपुर का मंत्री नियुक्त किया गया था। इनके जो प्रमुख अभियान है जसवंत सिंह जी के, वो ये है, टाइम के साथ में ध्यान रखना, 1645 में आगरा का प्रबंधन संभाला इन्होंने, और 1648 में कंधार का अभियान किया है। ठीक है, कंधार का अभियान 1648, और उससे पहले आगरा का प्रबंधन। लेकिन मुख्य जो है इनसे संबंधित जो चीज पूछी जाती है, वो मुगलों के उत्तराधिकारी संघर्ष में इनकी क्या भूमिका थी, उससे प्रश्न बनते हैं। एक बार आप ये स्क्रीनशॉट लो, फिर वो भी अपन पढ़ते हैं। देखो मुगलों के जो उत्तराधिकार का संघर्ष चला है, यानी कि शाहजहां के बाद शासक कौन बनेगा, मेन मुख्य उत्तराधिकारी संघर्ष वही चलता है। शाहजहां के बाद में 4 पुत्रों के अंदर उत्तराधिकारी संघर्ष चलता है। ठीक है, तो वहां पे जो है ये इनकी क्या भूमिका रहती है, वो देखो। ये संघर्ष चला है 1657-58 के अंतर्गत, जिसमें धर्मत का एक युद्ध होता है, जिसमें औरंगजेब के विरुद्ध दारा सिकों का ये साथ देते हैं। जसवंत सिंह जी जो है दारा सिको शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था और सबसे विद्वान भी था। इसे लघु अकबर के नाम से भी जानते हैं दारा सिको को। और औरंगजेब भाई साहब सबसे मतलब कूटनीति का आदमी था, पावरफुल भी था। तो पहले जो धर्मत का युद्ध हुआ उसके अंदर जो है जसवंत सिंह जी ने दारा सिको का साथ दिया। ठीक है, दारा सिको एक तरीके से मान सकते हो कि शाहजहां की तरफ से लड़ा है, कि शाहजहां की तरफ से लड़ा है। और कासिम खां के विश्वासघात के कारण दारा की हार हुई और जसवंत सिंह को जोधपुर लौटना पड़ा। अब देखो ये यहाँ पे कासिम खान ने विश्वासघात किया इस धर्मत के युद्ध में, इसके कारण दारा सिकों की हार हो जाती है और जसवंत सिंह आते हैं जोधपुर, यानी कि हार कर आए हैं जोधपुर। अब जैसे ये जोधपुर आते हैं तो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर जाते हैं, और वहां पे जब सेना पहुंचती है तो जसवंत सिंह जी के लिए, जब जसवंत सिंह जी की पत्नी होती है, उदयपुरी रानी के नाम से जाना जाता है जिन्हें, उनका नाम है जसवंत दे। उनका क्या नाम है, जसवंत दे उनका नाम था। यहाँ पे ध्यान रखना आप, जसवंत दे, पत्नी का नाम क्या था, जसवंत दे।
तो ये जसवंत देव को जो पता चलता है कि अपने महाराज तो भाई जीत कर नहीं आए हैं और नई वीर गति को प्राप्त हुए हैं, तो हार कर आए हैं, हार का मुंह देख कर आए हैं, तो ये रानी जो है आदेश देती है कि अपने भाई दुर्ग का आड़ा खोलना ही नहीं है, अपने दुर्ग के दरवाजे नहीं खोलने हैं। जसवंत सिंह जी आते हैं और गुहार लगाते हैं कि भाई दुर्ग के दरवाजे क्यों नहीं खोल रहे, क्या हो गया। तो फिर ये उदयपुरी रानी जो है वो इनसे कहलवा देती है कि जो युद्ध में हार के आए वो मेरा पति नहीं हो सकता, वो क्षत्रिय नहीं हो सकता, या तो क्षत्रिय युद्ध में जीत कर आते हैं या वीर गति को प्राप्त होते हैं, ये कोई अन्य व्यक्ति है जो युद्ध में हार कर आया है और दुर्ग के दरवाजे खोलने के लिए आग्रह कर रहा है, बताइए। ऐसा प्रसंग हुआ था और जसवंत सिंह जी ने बहुत रिक्वेस्ट की लेकिन इन्होंने दरवाजे नहीं खोले थे। फिर जसवंत सिंह जी की जो माँ होती है, माँ तो माँ है, बेटे के लिए दिल पसीज जाता है, तो जसवंत सिंह जी की माँ होती है वो रानी जसवंत देव को समझाती है कि भाई जो भी है देखो परिस्थितियां उजिया करे, पाछो आवणो भी बड़े कर जाता भाई, वो विश्वासघात कर दियो वगैरह ई खातिर वो है, तो आडा तो खोलना पड़ी भाई, बिंग बाद में देखा घर को मैटर घर में ही। तो फिर जो है जसवंत दे राजी होती है, दरवाजे खोलते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जहां पे राजा महाराजाओं के जैसे खाना वगैरह चांदी के बर्तनों में खाते थे, तो उस समय इनको लकड़ी के बर्तनों में और ऐसे खाना दिया गया था, ऐसा भी इतिहासकार लिखते हैं कि भाई ये भी आपके क्या है, इसकी आप हार के आए हैं, इसके एवज में ये है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखें, जसवंत सिंह के हार कर लौटने पर उनकी उदयपुरी रानी ने किले के द्वार खोलने से मना कर दिया और उनका मानना था कि राजपूत या तो युद्ध में जीत कर लौटते हैं या वहीं मर मिटते हैं, वे सती होने की तैयारी करने लगी। फिर बाद में इनकी मां ने जो है बीच में मोर्चा संभाला, तो रानी की मां के समझाने पर और जसवंत सिंह द्वारा पराजय का बदला लेने का वचन देने पर किले के द्वार खोले गए। इतिहासकार श्यामल दास ने इस कथा को मान्यता दी है, श्यामल दास ने मान्यता दी है। श्यामल दास की पुस्तक कौन सी थी, वीर विनोद। श्यामल दास ने मान्यता दी है, हालांकि इसकी सत्यता पर संदेह किया जाता है, ठीक है। ये जो है घटना सत्य थी या नहीं थी ये पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है, इस पे संदेह किया जाता है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लो एक बार। ठीक, अब देखो औरंगजेब से संबंध कैसे रहे इनके। तो देखो खजुआ का युद्ध हुआ 5 जनवरी 1659। कब होता है, 5 जनवरी 1659 खजुआ का युद्ध होता है। औरंगजेब और जसवंत सिंह के बीच अविश्वास के कारण वे शाही डेरे को लूटकर जोधपुर लौट आए। क्या हुआ, औरंगजेब और जसवंत सिंह के बीच अविश्वास के कारण शाही डेरे को लूटकर जोधपुर लौट आए। बाद में मिर्जा राजा जयसिंह की मध्यस्थता से औरंगजेब और उनके बीच मनमुटाव खत्म हुआ, यानी कि इनके बीच भी मनमुटाव हुआ। तो शाही डेरा यानी कि जो शाही यानी कि जहां पे दिल्ली सल्तनत का मुख्य जो आवास है वही, तो वहां से लूट के वापस आ जाते हैं। लेकिन मिर्जा राजा जय सिंह उस समय जो कछुआ शासक होते हैं उनकी मध्यस्थता से औरंगजेब और इनके बीच में मनमुटाव कम होता है। 1659 में उन्हें गुजरात का सूबेदार बनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1659 के अंदर इन्हें गुजरात का सूबेदार बनाया जाता है और यहां से प्रश्न बना भी है, यहां से प्रश्न बन चुका है। अन्य सैन्य अभियान देखो जसवंत सिंह जी के कौन कौन से, तो इन्हें दक्षिण के अभियान पे भी भेजा था 1662 के अंदर। कब भेजा था, 1662 में मराठों के विरुद्ध शाइस्ता खां की सहायता के लिए दक्षिण भेजा गया था, पर शिवाजी के विरुद्ध विशेष सफलता इन्हें नहीं मिली थी। शिवाजी के विरुद्ध जो सफलता मिली थी वो मिर्जा राजा जय सिंह को मिली थी, जिन्होंने पुरंदर की संधि की थी, ठीक है। पुरंदर की संधि की अगुवाई की थी मुगलों की तरफ से मिर्जा राजा जय सिंह को। जसवंत सिंह जी को दक्षिण के अभियान में विशेष सफलता कोई नहीं मिली थी। काबुल का अभियान इन्हें 1673 में इन्हें काबुल भेजा गया और ध्यान रखें कि इनकी मृत्यु 28 नवंबर 1678 को जमरूद अफगानिस्तान के पास इनकी मृत्यु हो जाती है। कहां पे होती है, जमरूद अफगानिस्तान के अंदर आता है ये, वहां पे इनकी जो है मृत्यु हो जाती है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। जसवंत सिंह जी के बारे में, जसवंत सिंह जी के बाद में शासक बनते हैं फिर अजीत सिंह जी, और अजीत सिंह जी के पीछे बहुत स्टोरी है बड़ी, एक बार स्क्रीनशॉट लो आप।
अब देखो जसवंत सिंह जी के विद्वानों को मतलब जसवंत सिंह जी ने कई सारे विद्वानों को भी आश्रय दिया था, और जसवंत सिंह जी खुद भी बहुत अच्छे मतलब लेखक थे, विद्वान थे, इनकी खुद की भी पुस्तक है। तो इनके विद्वानों से संबंधित आपको पूछ सकते हैं। देखो इनके समय प्रमुख विद्वान के अंदर सूरत मिश्र, नरहरि दास, नवीन कवि और बनारसी दास, ये चारों ही आप लोगों को ध्यान रखने हैं। सूरत मिश्र, नरहरि दास, नवीन कवि और बनारसी दास, ये इनके समय के प्रमुख विद्वान थे। और मुहणोत नैण सिंह, ये जसवंत सिंह के मंत्री थे, जसवंत सिंह के दीवान रह चुके हैं, और इन्होंने बहुत शानदार राजस्थान के इतिहास के अंदर भूमिका निभाई है, जिसमें मुहणोत नैण सिंह ख्यात और मारवाड़ परगनारी विगत, ये दो रचनाएं बहुत पढ़ने में आती है और एग्जामिनर पूछता भी है। तो मारवाड़ी परगनारी विगत जो है उसके अंदर ऐसे जनगणना संबंधी और ऐसे आंकड़े बहुत ज्यादा मिलते हैं, आंकड़ों पे लिखी हुई है, इसलिए इसे राजस्थान का मारवाड़ का गजेटियर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का या मारवाड़ का गजेटियर। गजेटियर की यही विशेषता होती है कि इसके अंदर जो है बहुत सारे आंकड़े वगैरह ये चीजें होती है, जैसे जनगणना हो गई, पशुगणना हो गई, इस तरीके की आंकड़े ज्यादा होते हैं, वो गजेटियर की विशेषता होती है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलो भाई ले स्क्रीनशॉट। अब देखो थांगे मतलब है नहीं इम तो आ चीज तो होगी पूरी, यानी कि आरबीएससी के अकॉर्डिंग तो मारवाड़ रो इतिहास होगो पूरो ही, लेकिन इनके अलावा जो प्रश्न बने जो थान ध्यान रखना है वो भी मैं शामिल करिया है कि ए भी भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आने भी थे एक बार नजर मार लो, आने भी थे एक बार पढ़ लो, ताकि अपार मन में और संदेह नहीं रहे कि अपार मारवाड़ रो इतिहास तो अजी अधूरो है, ठीक है। तो देखो अब आगे ध्यान रखना आपको, जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच हुए अहमदाबाद के युद्ध का आंखों देखा वर्णन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो अपनी वन लाइनर किताब आती है ना उसमें से लिया गया है, ये राजरूपक की वीरबाण द्वारा रचित राजरूपक में मिलता है। देखो अजीत सिंह राठौड़ का टाइम पीरियड रहता है 1679 से 1724 तक रहता है। इनको गद्दी पर बिठाने में किसने सहयोग दिया था? तो वीर दुर्गादास राठौड़ का सहयोग रहा था। इनको गद्दी पर बिठाने में वीर दुर्गादास राठौड़ का सहयोग रहा था। अब ये यहाँ पे देखो, यहाँ क्या होता है कि इस समय अजीत सिंह और इनका नाम भी होता है, जैसे कि इसका नाम भी दल थमर रखा गया, इनका एक भाई था, तो वो वहां से जमरूद उनकी मृत्यु होती है, तो वहां से जो है यहाँ आ रहे होते हैं, तो इनको सीधा ही औरंगजेब बुला लेता है अपने यहाँ पे, ठीक है, अपने वहां बुला देता है। रास्ते में जो इनका भाई होता है अजीत सिंह जी का, उनकी तो मृत्यु हो जाती है, और इनको अजीत सिंह जी को वहां बुला के नजरबंद कर दिया जाता है, और अजीत सिंह जी को जो है किसी से मिलने वगैरह नहीं दिया जाता, इनकी रानी को, और वो भी बुला दिया जाता है। वीर दुर्गादास राठौड़ के प्रयासों से इनको वहां से निकाला जाता है, और फिर वहां से जो है सिरोही के कालंदरी में रखा जाता है, और वहां पे फिर भाई ये घोषणा की जाती है कि ओरिजिनल अजीत सिंह जो है वो ये है, ऐसी स्टोरी यहाँ पे चलती है, ठीक है। जोधपुर के किस राजकीय व्यक्ति को भागवत कथा आधारित गज उद्धार ग्रंथ की रचना का श्रेय जाता है? तो ये महाराजा अजीत सिंह जी की रचना है। और फतेह महल, घनश्याम जी का मंदिर, जोधपुर आदि इमारतों का निर्माण भी किसने करवाया? ये भी अजीत सिंह जी ने करवाया है। अजीत चरित्र, गुण सागर, निर्वाण दुहा, दुर्गा पाठ, भाषा, गज उद्धार ग्रंथों की रचना ये भी अजीत सिंह जी की है। और गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा था? राजा अजीत सिंह जी को कहा था, क्योंकि ये कान के कच्चे थे, इसीलिए जिन्होंने इनको राजा बनाने में मदद की दुर्गादास राठौड़ ने, उनसे भी इनकी अनबन हो चुकी थी, और दुर्गादास राठौड़ अपना अंतिम समय जो है उज्जैन के अंदर शिप्रा नदी के तट के आसपास ही बिताते हैं, ठीक है। अजीत सिंह की धाय मां थी गोरा धाय, ये भी ध्यान रखना। अपने पुत्र का बलिदान देकर अजीत सिंह को औरंगजेब की कैद से छुड़ाने के कारण इन्हें मारवाड़ की पन्ना कहा जाता है। मारवाड़ की पन्ना धाय पूछे तो ये है गोरा धाय, आपको ये ध्यान रखना है। और औरंगजेब की कैद से अजीत सिंह को निकालकर मुकुंदास खींची ने कहा ठहराया था? तो कालंदरी, जो सिरोही के अंदर एक स्थान पड़ता है। तो यहाँ पे देखो छुड़ाने में मुख्य भूमिका दुर्गादास राठौड़, यहाँ पे गोरा दाई की और मुकुंदास खींची की है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। मारवाड़ के किस शासक ने 1715 में अपनी पुत्री इंद्रकुवरी का विवाह मुगल सम्राट फर्रुखसियर के साथ किया था? तो वो अजीत सिंह ही थे जिन्होंने ये विवाह, इनका चंद्रकुवरी का विवाह फर्रुखसियर के साथ में किया था, ठीक है। और अजीत सिंह ने अपनी अन्य पुत्री सूरज कुवरी का विवाह कछवा शासक सवाई जय सिंह के साथ किया था। एक और पुत्री थी, उनका विवाह किसके साथ कर दिया? सवाई जय सिंह के साथ कर दिया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एक बार ले स्क्रीनशॉट। देखो मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ राज्य के अंदर क्या पद दिया गया? तो वहां पे ये मेवाड़ चले गए थे पहले एक बार, तो वहां हाकिम का पद दिया। उसके बाद में इन्होंने अपना अंतिम समय उज्जैन में बिताया है।
दुर्गादास राठौड़ के पिता का नाम क्या था? आस्करण। इनका जन्म 1638 सालवा गांव के अंदर होता है। इन्हें राठौड़ों का यूलिसेस कहा जाता है। दुर्गादास राठौड़ों का यूलिसेस कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है। और मारवाड़ का अनविंदिया मोती और मारवाड़ का चाणक्य भी इनको ही कहा जाता है। और दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहां है? तो उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर है। अजित सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि किसने दी थी? तो फर्रुखसियर ने दी थी। अजित सिंह को फर्रुखसियर ने दी थी, जो फर्रुखसियर के बेटी के साथ में फर्रुखसियर के साथ में इन्होंने अपने बेटी का संबंध भी किया था। महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया था? तो ये अजित सिंह को दिया था। राज सिंह ने भी इनकी मदद की थी और महाराणा राज सिंह ने अजित सिंह को केलवा की जागीर दी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केलवा की जागीर दी थी और इनकी मदद की थी। मारवाड़ के किस शासक के समय खेजड़ली में 363 लोगों ने बलिदान दिया था और खेजड़ी को बचाने के लिए वो अभय सिंह के समय दिया था? 1730 की घटना है, जब मेहरानगढ़ दुर्ग के दरवाजों की मरम्मत करने के लिए वहां से एक सैनिक टुकड़ी आती है पास के खेजड़ली गांव के अंदर और हरे पेड़ों को काटने जाती है। तब अमृता देवी बिश्नोई, रामोजी बिश्नोई, इनके नेतृत्व के अंदर 363 महिलाओं और पुरुषों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, लेकिन खेजड़ी को काटने से बचाने के प्रयास किए हैं इन्होंने। ठीक है, और ये घटना अपन सभी जानते हैं। मारवाड़ की नूरजहां के नाम से प्रसिद्ध गुलाब राय किसकी पासवान थी? तो ये विजय सिंह की पासवान थी। विजय सिंह का इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव था। तो ये गुलाब राय का मतलब शासन के अंदर भी बहुत ज्यादा हस्तक्षेप था राजपाट में, इसलिए इन्हें मारवाड़ की नूरजहां की उपाधि दी जाती है। जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में हुई है? तो जसवंत सिंह द्वितीय के शासनकाल में हुई है। एक गिंगोली का युद्ध भी आपको ध्यान रखना है जो 1807 में होता है और वर्तमान में गिंगोली कहां है? डीडवाना कुचामन जिले के अंदर पड़ता है, जो परबतसर तहसील के अंदर है। ध्यान रखना कि किस शासक के समय रामकर्ण नाम के कवि ने अलंकार समुच्चय की रचना की? तो ये भीम सिंह जी के समय किया। ये उत्तरवर्ती शासक है। उत्तरवर्ती शासक से बनने वाले सारे प्रश्न मैं आप लोगों को एक रैपिड तरीके से बता रहा हूं ताकि आप लोगों के पास में संपूर्ण जानकारी आए, क्योंकि आरबीएससी वाला मैटर तो अपन पढ़ चुके हैं, जसवंत सिंह जी तक था, लेकिन ये इसके अलावा है कि भाई ये एक्स्ट्रा भी आप लोगों को जानना है जो आपके इसमें आता है। ठीक है, 1818 की संधि के पश्चात ब्रिटिश विरोधी भावना रखते हुए जोधपुर के किस महाराजा ने अंततः संन्यास ले लिया था? तो ये महाराजा मान सिंह ने लिया था। महाराजा मान सिंह, ध्यान रखना, नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए थे। किससे जुड़े हुए थे? नाथ संप्रदाय का प्रभाव था इनके ऊपर। नाथ संप्रदाय का प्रभाव था और इनके गुरु थे आयसनाथ देव। इनके गुरु थे आयसनाथ देव। मान प्रकाश पुस्तकालय का निर्माता किन्हें कहा जाता है? ये मान सिंह जी ने बनवाया था। ये भी ध्यान रखना है आपको। स्क्रीनशॉट लो टाब्रो। देखो, दयानंद सरस्वती की जोधपुर यात्रा। देखो, आर्य समाज की स्थापना जसवंत सिंह द्वितीय के काल में आर्य समाज से जुड़े हुए कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। तो जसवंत सिंह द्वितीय के काल में जो है इनकी दयानंद सरस्वती का यहाँ आगमन होता है। नन्ही जान नाम की एक गणिका थी जो जसवंत सिंह द्वितीय के दरबार में थी। जसवंत सिंह द्वितीय नन्ही जान के प्रभाव में इतने ज्यादा आसक्त थे कि इन्हें कुछ भी ध्यान नहीं रहता था, ये नशे में रहते थे। और एक समय दयानंद सरस्वती ने इन्हें देखा कि नन्ही जान पालकी में बैठी है और उस पालकी को जो है उठाने में कंधा दिया हुआ है जसवंत सिंह द्वितीय ने खुद ने। तो इन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से धिक्कारा था और नन्ही जान को भी जो है कुछ कहा था ऐसा, तो जिससे नन्ही जान ने इसको बात को जो है अपने ऊपर लेकर और बाद में जगन्नाथ रसोइये के जरिए दयानंद सरस्वती को पीसे हुए कांच मिलाकर जहर दे दिया था, जो तकरीबन 1 महीने बाद दयानंद सरस्वती का स्वर्गवास हो गया था इस कारण। तो ये ध्यान रखना है आपको। जोधपुर में कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया? सर प्रताप सिंह ने। जसवंतड़ा का निर्माण किसने करवाया? सरदार सिंह ने करवाया अपने पिताजी जसवंत सिंह जी की स्मृति के अंदर। ठीक है, पिता जसवंत सिंह जी की याद में, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। जोधपुर के घंटाघर का निर्माण किसने करवाया? सरदार सिंह ने करवाया। चीन के बॉक्सर विद्रोह में अंग्रेजों की सहायता करने वाले शासक कौन थे? ये भी सरदार सिंह थे, ये भी ध्यान रखना है। 1911 की दिल्ली दरबार में भाग लेने वाला शासक जोधपुर से मारवाड़ से कौन थे? सुमेर सिंह प्रथम थे। ठीक है, उमेद पैलेस और उमेद अस्पताल का निर्माण किसने करवाया? शासक उमेद सिंह जी ने करवाया है। और सबसे बड़ा आवासीय भवन ये उमेद पैलेस ही है, जिसे छीतर पैलेस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ के जो पत्थर है वो छीतर पत्थर है। ये सबसे बड़ा रिहायशी महल है, राजस्थान का सबसे बड़ा रिहायशी महल है। जवाई बांध जो सुमेरपुर में पड़ता है, जवाई बांध का निर्माण किसने करवाया है? ये भी उमेद सिंह जी ने करवाया है। ये जवाई बांध को जो है, ये पश्चिमी राजस्थान का, ध्यान रखना, सबसे बड़ा बांध है। पश्चिमी राजस्थान का
सबसे बड़ा बांध है। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं इसे। ठीक है, जवाई बांध। मारवाड़ का शाहजहां के नाम से किसे जाना गया? उम्मेद सिंह जी को। किस लिए? निर्माण कार्य के लिए। जैसे शाहजहां ने ताजमहल वगैरह बनाए हैं, तो इनको भी निर्माण कार्य के लिए मारवाड़ का शाहजहां कहा जाता है। आधुनिक मारवाड़ का निर्माता, ये भी उम्मेद सिंह जी को कहते हैं। और उम्मेद सिंह जी का शासनकाल जो था 1918 से 1947 तक था। ठीक है, इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में मारवाड़ की सेना को अंग्रेजों की सहायता हेतु भेजा था। तो ये भी पूछ सकते हैं, अंग्रेजों की सहायता किसने की? विलय के समय, जब इस राजस्थान का विलय हो रहा था, जैसे मारवाड़ का राजस्थान के अंदर विलय हो रहा था, तब यहाँ के शासक कौन थे? वो हनुमंत सिंह थे। और हनुमंत सिंह ने जो है ये इच्छा जाहिर की थी कि वो राजस्थान के अंदर या भारत के अंदर नहीं मिलके पाकिस्तान के अंदर मिलने की इच्छा भी जाहिर की थी। पेन पिस्टल वाला जो कहानी का जिक्र होता है वो यहीं से आता है। पाक में मिलने वाली योजना बनाने वाला शासक कौन था? महाराजा हनुमंत सिंह जी थे। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है भाई साहब, तो ये आपके मारवाड़ का जो बचा हुआ पार्ट था मारवाड़ के इतिहास का, वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। तो इसमें जो आरबीएससी के अंदर तो था वो तो है ही, लेकिन एक्स्ट्रा 3 पेज मैंने इसलिए शामिल किए हैं कि ये शासक भी पूछे जाते हैं जो आरबीएससी में मिसिंग है, लेकिन आप लोगों को पढ़ने हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है और व्यवस्थित तरीके से पढ़ते हुए रिवीजन करते हुए आगे बढ़ो। अब आरबीएससी की अगली जो क्लास आप लोगों के आएगी वो सोमवार को ठीक दोपहर 12 बजे फिर से आएगी। और सोमवार से अपन कछवा वंश शुरू कर देंगे, जो 10वीं की किताब के अंदर आपके दे रखा है, मारवाड़ शासक के, मारवाड़ के शासकों के बाद में। सीईटी की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज बहुत शानदार तरीके से लॉन्च की गई है और विद्यार्थियों का बहुत शानदार रेस्पॉन्स भी देखने को मिल रहा है। देखो, ये समय है कि अब आप लोगों की उदासीनता दूर होनी चाहिए और अब आप तत्परता की स्थिति में आ जाए, क्योंकि अब देखो वैकेंसी अब सीईटी की आ गई है, बहुत जल्द रीट की आने वाली है। ये अब दौर शुरू होगा और जो दौर शुरू होगा, ये चुनावी साल आ रहा है, इसलिए बहुत तेजी से चलेगा। इस समय जो सही समय पे अपनी तैयारी शुरू कर देंगे वो निश्चित रूप से अपना अपना टारगेट, अपना अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। बाकी जो इस इंतजार में रहते हैं कि हम तो वैकेंसी आने के बाद में पढ़े या हम जो है फटाक से क्लियर कर लेंगे ये चीजें, तो उन्हें फिर क्या है कि बार बार प्रयास करने पड़ते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो असफल हो जाते हैं, लेकिन उन्हें फिर बार बार प्रयास करने पड़ते हैं। एक प्रयास में सफलता नहीं मिल पाती है, दूसरा प्रयास, तीसरा प्रयास। और लेकिन सीईटी जैसे एग्जाम अब जैसे 3 साल वैलिडिटी रहेगी, दूसरा प्रयास, तीसरा प्रयास आपको करने को कब मिले वो कह नहीं सकते। इसके बाद ही मोस्ट ऑफ जो है एग्जाम होने हैं, जैसे कि आपके 23 परीक्षाएं सीईटी के माध्यम से होगी, यानी कि मेन सारी परीक्षाएं आ गई। फिर बची कुची ऐसी होती है जिसमें आप इंटरेस्ट ही नहीं लेते, जो आपको मतलब ही नहीं होता उनसे, तो उनसे कोई मतलब नहीं है। सही समय पे आप लोग सही तरीके से पढ़ना शुरू कर दो, बस मैं तो यही कहूंगा। बाकी मेरी तरफ से जितनी सहायता हो सकती है, जितना मैं एफर्ट कर सकता हूं, वो मैं और मेरी टीम मिलके कर ही रहे हैं। ठीक है, आज की क्लास में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।